एक यूरोप जहां पहले जंग थी, अब यूनिटी है। जहां पहले बॉर्डर हुआ करते थे, अब एक मार्केट है। 70 करोड़ लोग, 27 देश, एक करेंसी, एक सपना, यूरोपियन यूनियन। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि यूरोपियन यूनियन का जन्म कैसे हुआ, उसके पीछे के क्या चैलेंजेस थे, क्या ड्रीम्स थे, और आज के ग्लोबल पॉलिटिक्स में उसका क्या रोल है। सो देखते हैं कि किसी समय जो बड़े दुश्मन थे वो दोस्त कैसे बन गए। तो बात करते हैं वर्ल्ड वॉर 2 के दिनों की। जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 का अंत होता है, जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 समाप्त होती है, तभी वहां पर एक क्वेश्चन सामने आता है। मैक्सिमम यूरोपियन यूनियन के जो लीडर्स हैं वो ग्रैपल होते हैं, वो इंगेज होते हैं विद द क्वेश्चन ऑफ यूरोप। आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2 सभी के सभी लीडर्स ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज इकट्ठे होते हैं विद द क्वेश्चन ऑफ यूरोप। क्योंकि हमने ये चीज देखी है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक तो कोल्ड वॉर का टाइम पीरियड चला था, पिछले हमने लेक्चर में देखा, पिछली वीडियोस में देखा, पिछले चैप्टर में देखा, है ना। लेकिन अब हम फिर से वही वर्ल्ड वॉर 2 के बाद का हम टाइम पीरियड शुरू कर रहे हैं, हम वर्ल्ड वॉर 2 के बाद की हम बातें कर रहे हैं, है ना। तो मसला ये है कि अब हमने ये जो वर्ल्ड वॉर 2 है ये देखना है कि कौन सी कंट्रीज में हुई, ये कौन से देशों में हुई। तो वर्ल्ड वॉर 2 की जब हम बात करते हैं, इसमें मैक्सिमम कौन सी कंट्रीज हैं? यूरोपियन कंट्रीज ही मैक्सिमम, यूरोप की कंट्रीज ही थी। तो अगर हम देखें वर्ल्ड वॉर 2 में नुकसान किसका हुआ? यूरोप की कंट्रीज का। तो इसीलिए क्वेश्चन ऑफ यूरोप में हमारे सामने दो क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन हमें यह कह रहा है कि शुड यूरोप बी अलाउड टू रिटर्न टू इट्स ओल्ड राइवलरीज? क्या हम यूरोप को अलाउ करें कि ये अपने पुराने दुश्मनों के पास चला जाए, ये फिर से अपनी पुरानी दुश्मनियों में उलझ जाए, या फिर से अपने पुराने दुश्मनों के साथ लड़ना शुरू कर दे? कैन वी अलाउ यूरोप टू फाइट विद ओल्ड राइवलरीज, या फिर हम यूरोप को एक नया मौका दें ताकि ये अपने आप को रिकंस्ट्रक्ट कर सके, ताकि ये अपनी आइडियोलॉजीज को रिकंस्ट्रक्ट कर सके, ताकि ये कंट्रीब्यूट कर सके एक पॉजिटिव प्रिपरेशन के लिए इंटरनेशनल मार्केट में। मतलब जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होती है तो यूरोपियन कंट्रीज के लिए हमारे पास दो सवाल खड़े होते हैं कि क्या यूरोप वापसी करेगा या फिर यूरोप नए रास्तों पर चलेगा। तो 45 के दिनों में हमने देखा है कि यूरोप की जो इकोनॉमी थी वो काफी ज्यादा डाउन हो गई थी, और डाउन होने की वजह क्या थी? यही वर्ल्ड वॉर 2। मैक्सिमम कंट्रीज ने अपना सारा कुछ, अपने सारे पैसे, अपना सारा हथियार, अपने सारे रिसोर्सेज कहां पर खर्च कर दिए, कहां पर खत्म कर दिए? वर्ल्ड वॉर 2 में। तो ऑब्वियस सी बात है कि अब क्या हो रहा था? अब हो रहा था इनकी इकोनॉमी का खात्मा। तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 1945 में यूरोप को हेल्प मिलती है, कहां से? कोल्ड वॉर से। यूरोप वाज एडेड बाय द कोल्ड वॉर। यूरोप को हेल्प मिलती है बाय द कोल्ड वॉर। अब यहां इसका मतलब क्या है? यहां इसका मतलब यह है, हमने पिछले चैप्टर में क्या देखा था कि मैक्सिमम जो यूरोपियन कंट्री थी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद डिवाइड हो गई थी, किसमें? या तो यूएसए में, या फिर यूएसएसआर में, या वो डिवाइड हो गई थी वेस्टर्न ब्लॉक में, या फिर वो डिवाइड हो गई थी ईस्टर्न ब्लॉक में। ठीक है। अब जो कंट्रीज यूएसए को फॉलो कर रही थी उनको हेल्प कौन कर रहा है? यूएसए। जो कंट्रीज यूएसएसआर को फॉलो कर रही थी उनको एड कौन दे रहा है, उनको हेल्प कौन कर रहा है? यूएसएसआर। तो यहां पर जो आपकी ये बुक में लाइन आ रही है कि आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 द यूरोपियन कंट्रीज विल एडेड बाय कोल्ड वॉर, मतलब कोल्ड वॉर ने हेल्प की, मतलब यूएसए ने हेल्प की, मतलब यूएसएसआर ने हेल्प की। समझ में आया? तो अब यहां पर एक चीज है कि जिन कंट्रीज को अमेरिका ने हेल्प की थी
जिन कंट्रीज को अमेरिका ने फाइनेंशियल हेल्प की थी, कुछ कंट्रीज थी जिनको अमेरिका ने फाइनेंशियल हेल्प की थी ताकि वो इकोनॉमिकली रिवाइव हो सकें, ताकि वो इकोनॉमिकली अपनी ग्रोथ कर सकें, ताकि इकोनॉमिकली वो स्ट्रांग हो सकें। अमेरिका ने जिन कंट्रीज की हेल्प की थी, उस तरीके को, उस हेल्प को हम कहते हैं मार्शल प्लान। समझ में आया? अमेरिका एक्सटेंडेड मैसिव फाइनेंशियल हेल्प फॉर रिवाइविंग यूरोप्स इकोनॉमी अंडर व्हाट वाज कॉल्ड मार्शल प्लान। समझ में आया? और यहीं पर अमेरिका दूसरी चीज क्या कर रहा है, अमेरिका नाटो को दुनिया के सामने लेकर आ रहा है। अमेरिका एक न्यू कोलेक्टिव सिक्योरिटी स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है, जिसको हमने कहा नाटो। मतलब अमेरिका ने नाटो एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया, एक एजेंसी क्रिएट की, एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो जो कंट्रीज, फॉर एग्जांपल जितने भी कंट्रीज यूएसए को फॉलो कर रहे हैं, जो जो कंट्रीज यूएसए को फॉलो करेंगी, या जो जो कंट्रीज नाटो का पार्ट होंगी, अगर उन पर कोई बाहरी कंट्री अटैक कर रही है, तो वो वाला जो अटैक है वो पूरी की पूरी कंट्री पर माना जाएगा, सॉरी पूरे के पूरे ग्रुप पर माना जाएगा। तो मतलब ये मिलके रिस्पॉन्स करेंगे। समझ में आया? अब यहां पर आपके लिए दो चीजें हैं। दो चीजें क्या है? लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था अबाउट शॉक थेरेपी, और इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं अबाउट मार्शल प्लान। तो आपके लिए यहां पर दो चीजें ये हैं कि आपको पता होना चाहिए शॉक थेरेपी क्या थी और मार्शल प्लान क्या था। ठीक है? जब हम बात करते हैं शॉक थेरेपी की, क्योंकि आपको कंफ्यूजन हो सकती है कि शॉक थेरेपी में भी तो अमेरिका ने हेल्प की थी, लेकिन शॉक थेरेपी में जो अमेरिका हेल्प कर रहा था उसमें अमेरिका नहीं बल्कि अमेरिका की तो एजेंसीज थी, एक आईएमएफ और एक वर्ल्ड बैंक, इन्होंने हेल्प की थी। और स्पेशली ईस्टर्न कंट्रीज की हेल्प की थी, स्पेशली जो यूएसएसआर से नाता जिनका टूट चुका था उनकी हेल्प की थी, स्पेशली जो सोशलिज्म को फॉलो करती हैं उनकी हेल्प की थी। ठीक है? और ये सारी की सारी हेल्प कब हुई थी? ये सारा कुछ हुआ था 1991 के बाद। ठीक है? लेकिन जब हम बात करते हैं मार्शल प्लान की, तो मार्शल प्लान बच्चे कब आया है हमारे सामने? ये तो 1945 के बाद ही आ गया था। इसमें उसने सारे यूरोप को देखा है, इसमें उसने यूरोपियन कंट्रीज की हेल्प की है। तो यहां पर आपको जो है दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए, और कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ, शॉक थेरेपी की जगह आप मार्शल प्लान लिखा और मार्शल प्लान की जगह आप शॉक थेरेपी लिखा हो, है ना? खैर, अब हम बात करते हैं कि यूरोपियन यूनियन, इसकी डिटेल। असल में जो यूरोपियन यूनियन है वो बना था 1992 में। लेकिन अब यहां पर सवाल यह है कि क्या एकदम से बन गया था, क्या अचानक से बन गया था कि भी ये देखो जी 1991 में हमने यूएसएसआर को डिसइंटीग्रेट किया, 1991 में हमने यूएसएसआर को खत्म किया, और अगले ही साल ये लो जी हम यूरोपियन यूनियन का झंडा लहरा रहे हैं। इज इट पॉसिबल? नहीं। तो यूरोपियन यूनियन बनने से पहले यूरोपियन यूनियन की एक बैकग्राउंड तैयार हुई थी, यूरोपियन यूनियन का एक बड़ा रास्ता तैयार हुआ था, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट हुई थी। तो हमारे सामने, हमारे यहां पर तीन टोटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो यूरोपियन यूनियन बनने से पहले यूरोप में बनाई गई थी। उसमें पहली है ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक
इकोनॉमिक कॉपरेशन कब बनी है, इसका निर्माण हुआ था, यह बनी थी, अच्छा इसको हम ना शॉर्ट में OEEC भी कह देते हैं। यह बनी थी 1948 में, मतलब बहुत पहले बन गई थी। हम यहां पर यह भी कह सकते हैं कि कोल्ड वॉर का जो यूरोपियन यूनियन की जो बैकग्राउंड है या यूरोपियन यूनियन की जो तैयारी है वो बहुत पहले से शुरू हो गई थी। किसको पता था कि यूरोपियन यूनियन बनेगा, लेकिन तैयारी शुरू हो गई थी। अब इसका काम क्या था, ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसका काम क्या था, नाम से पता चल रहा है कि इसने क्या करना था, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि इसने वेस्टर्न कंट्रीज को हेल्प करनी थी, इसने वेस्टर्न कंट्रीज को एड देनी थी। इट बिकेम अ फॉर्म where the Western European states began to cooperate on trade and economic issues। मतलब के वेस्टर्न जितनी भी कंट्रीज हैं ये एक दूसरे के साथ, फॉर एग्जांपल ये कंट्री ये कंट्री ये कंट्री ये कंट्री ये कंट्री, ये एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं ऑन टू इश्यूज, इकोनॉमिक इश्यूज एंड ट्रेड इश्यूज। फॉर एग्जांपल ट्रेड फ्री कर देना, फॉर एग्जांपल ट्रेड के ऊपर कोई टैक्स वगैरह ना लगाना, वो आप यहां हमारे यहां कुछ भी बेच सकते हो, तुम हमारे यहां कुछ भी आकर बेच दो, हम आपके यहां कुछ भी आकर बेचेंगे, मतलब टैक्स फ्री कर देना सारा कुछ। तो इकोनॉमिकली एक दूसरे को कोऑपरेट करना इन्होंने शुरू कर दिया था। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास आ रही है हमारी सेकंड ऑर्गेनाइजेशन, द काउंसिल ऑफ यूरोप। हमारी सेकंड ऑर्गेनाइजेशन है द काउंसिल ऑफ यूरोप। ये कब बनी, ये अगले ही साल बना दी गई थी 1949 में। अब यहां पर देखिए काउंसिल, थोड़ा थोड़ा आपको पॉलिटिकल टच दिखने लगा है ना। ये बनाई गई थी फॉर द कॉपरेशन इन द पॉलिटिकल एरिया, मतलब पॉलिटिक्स में हम कोऑपरेट करेंगे, हम एक दूसरे की कंट्रीज को हेल्प करेंगे ताकि हम पॉलिटिकली स्ट्रांग हो सके। इट वाज क्रिएटेड फॉर पॉलिटिकल कोऑपरेशन इन यूरोपियन स्टेट्स। समझ में आया। थर्ड हमने एक और यूरोपियन यूनियन ने थर्ड एक और कैटेगरी बनाई, एक और ग्रुप बनाया, एक और ऑर्गेनाइजेशन बनाई, और उसका नाम क्या रखा, उसका नाम रखा था उन्होंने यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। ये कब बनाई गई, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बनाई गई थी 1957 में। तो यहां पर बच्चे आपने ना इतना कम से कम इतना ध्यान जरूर में रखना है कि ये जो तीन की तीन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये तीनों की तीनों ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो बनाई गई थी एक 48 में, एक 49 में और एक 57 में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यूरोपियन यूनियन ने, मतलब इन्होंने एक यूरोपियन पार्लियामेंट भी बनाई थी, एक यूरोपियन पार्लियामेंट भी बनाई थी ताकि ये अपनी पावर को स्ट्रेंथन कर सके, ताकि ये अपने आप को मजबूत कर सके। और फाइनली जैसे ही यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट होता है तो हमारे सामने यूरोप में एक बड़ी यूनियन बन के सामने आती है, और उस यूनियन का हम नाम रखते हैं यूरोपियन यूनियन। ठीक है, अब यूरोपियन यूनियन के अगर हम एस्पेक्ट्स की बात करें, मतलब ऐसी क्या चीजें हैं यूरोपियन यूनियन में, ऐसा क्या है यूरोपियन यूनियन में, तो यूरोपियन यूनियन में इनका अपना कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी है, अपनी कॉमन एंड फॉरेन और सिक्योरिटी पॉलिसी है। ये कॉपरेट करते हैं ऑन द मैटर ऑफ जस्टिस, ऑन द मैटर ऑफ होम अफेयर्स। ये इन्होंने क्या किया, क्रिएट की एक सिंगल करेंसी। ठीक है, लेकिन इन्होंने ना एक चीज और ट्राई की, इन्होंने चाहा कि हम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखते हैं, हम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली द अटेम्प्ट टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द ईयू हैव फेल्ड। अपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में फेल हो गए। तो हमारे सामने कुछ एक चीजें आ रही हैं, हमारे सामने कुछ बातें हैं
जिनके जरिए हम कह सकते हैं कि यूरोपियन यूनियन एज नेशन स्टेट हमारे सामने काम कर रहा है। बेशक ये स्थायी कंट्रीज का देश है, बेशक ये स्थायी कंट्रीज की यूनियन है, बेशक ये 70 करोड़ लोगों की यूनियन है, लेकिन हमारे सामने बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं, हमारे सामने बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट हैं जहां पर हम ये चीज कह सकते हैं कि ये यूरोपियन यूनियन क्या है, एक देश है, एक नेशन के तौर पे काम करता है। कैसे? इट हैज इट्स ओन फ्लैग, इनका अपना झंडा है, इनका अपना फ्लैग है। वीडियो की स्टार्टिंग में आपने देखा होगा, इनकी अपनी एंथम है, वीडियो की स्टार्टिंग में आपने सुनी होगी। इनकी अपनी एक फाउंडिंग डेट है, इनकी अपनी एक करेंसी है, और इनके अपने कॉमन फॉरेन अफेयर्स हैं, जैसे हमने पहले बात की है। ये एक दूसरे के साथ जो डीलिंग्स करते हैं या बाकी नेशंस के साथ ही डीलिंग करते हैं। तो यूरोपियन यूनियन इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली, मिलिट्री वाइज इधर उधर बाकी के पूरे दुनिया पर, स्पेशली यूएसए पर अपना एक अच्छा इंपैक्ट डाल रही है, अपनी एक अच्छी इसमें पहचान बनाई हुई है, अपने एक अच्छा इसमें कंट्रोल रखा हुआ है। तो अब मसला यह है कि इकोनॉमिकली यूरोपियन यूनियन, पॉलिटिकली या फिर डिप्लोमेटिकली यूरोपियन यूनियन इन्फ्लुएंस कैसे डाल रही है, इसके बारे में हम कल की वीडियो में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।